चलो, एरेनपुरा के अंदर क्रांति, एरेनपुरा के अंदर जो क्रांति होती है वो 21 अगस्त, कुछ किताबों में 21 मिलेगा, कुछ में आपको 23 मिलेगा, 1857 को यहां पर क्रांति होती है। एरेनपुरा छावनी के जो सैनिक होते हैं, ये सैनिक सारे के सारे माउंट आबू की अंदर जो इनका प्रशासनिक कार्यालय होता है वहां पर गए होते हैं। तो ये एरेनपुरा के जो क्रांतिकारी होते हैं, ये हम ऐसे कह सकते हैं कि सबसे पहले ये जो क्रांति करते हैं, ये क्रांति माउंट आबू के अंदर करते हैं। क्रांति कहां करते हैं? ये माउंट आबू के अंदर क्रांति कर देते हैं। और माउंट आबू के अंदर क्रांति करने के बाद ये कहां आ जाते हैं? एरेनपुरा छावनी के अंदर आ जाते हैं। तो यहां पर जो हमें बात नोट करनी है वो ये नोट करनी है कि इस क्रांति के नेतृत्वकर्ता कौन थे एरेनपुरा के अंदर। तो नेतृत्वकर्ता के अंदर आप नाम लिख दीजिए। नेतृत्वकर्ता के अंदर नाम आएगा शीतल प्रसाद मोती खां, शीतल प्रसाद मोती खां, शीतल प्रसाद मोती खां। और एक नाम यहां पर लिखना है आपको, तिलक राम, तिलक राम। ये व्यक्ति यहां पर नेतृत्व करते हैं। और माउंट आबू के अंदर क्रांति करने के बाद ये सारे के सारे सैनिक है, जो यहां पर सैनिक टुकड़ी है, वो जोधपुर लीजियन, जिन्हें पूर्विया सैनिक बोलते हैं, ये एरेनपुरा के अंदर आ जाते हैं। या मैं ये कहूं कि ये माउंट आबू के अंदर क्रांति करते हैं 21 अगस्त की, और माउंट आबू के अंदर क्रांति करने के बाद एरेनपुरा कब पहुंचते हैं? 23 अगस्त को पहुंचते हैं। तो लिख देंगे यहां के सैनिक, जो जोधपुर लीजियन सैनिक टुकड़ी है, वो माउंट आबू में क्रांति करने के पश्चात, क्रांति करने के पश्चात यहां के सैनिक माउंट आबू में क्रांति करने के पश्चात एरेनपुरा पहुंचे, एरेनपुरा पहुंचे। जब ये एरेनपुरा पहुंचे तो इन्होंने क्या किया? एरेनपुरा पहुंचने के बाद एरेनपुरा छावनी को लूटा, और यहां पर छावनी लूटने के बाद में ये यहां से एक नारा लगाते हुए चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा लगाया, और यहां से किस ओर रवाना हो गए? दिल्ली की ओर रवाना हो गए। तो इन्होंने एक नारा दिया। नारा क्या था? चलो दिल्ली मारो फिरंगी, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। अब ये जब यहां से रवाना हुए, जब ये यहां से रवाना हुए तो खेरवा गांव पड़ता है दिल्ली जाते समय एरेनपुरा छावनी से। वो जो खेरवा गांव था, वो खेरवा गांव, उस गांव के अंदर एक व्यक्ति की इनसे मुलाकात हो जाती है। उस व्यक्ति का नाम था कुशाल सिंह चंपावत। व्यक्ति का नाम क्या था? कुशाल सिंह चंपावत। कुशाल सिंह चंपावत आउवा का ठाकुर था, और न तो उसकी अंग्रेजों के साथ में बनती थी, न ही उसकी जोधपुर के राजा तख्त सिंह के साथ बनती थी। तो उन्होंने इन क्रांतिकारियों का नेतृत्व स्वीकार कर लिया, और क्रांतिकारियों का नेतृत्व स्वीकार करने के बाद में इन्होंने क्रांतिकारियों के साथ मिलकर के अंग्रेजों और राजाओं से लड़ाई लड़ने का फैसला किया। तो हम एक बात नोट करेंगे इसके अंदर, वो बात हम इस प्रकार से लिखेंगे कि दिल्ली जाते समय, दिल्ली जाते समय पाली के खेरवा गांव में इन क्रांतिकारियों का नेतृत्व, इन क्रांतिकारियों का नेतृत्व आउवा के ठाकुर, आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह
कुशाल सिंह चंपावत ने स्वीकार किया। और आगे कुशाल सिंह चंपावत के नेतृत्व में बड़ी दो महत्वपूर्ण लड़ाइयां होती है। कौन कौन सी वो लड़ाइयां हैं, हम उसी की बात करेंगे। यहां पर जो दो महत्वपूर्ण लड़ाइयां हैं, उनके अंदर जो एक लड़ाई होती है वो लड़ाई होती है बिथोड़ा की लड़ाई। पहली जो लड़ाई है वो लड़ाई कौन सी है, बिथोड़ा की लड़ाई। तो लिखेंगे हम इसमें एक नंबर पे बिथोड़ा का युद्ध लिख सकते हैं अपने, बिथोड़ा का युद्ध 8 सितंबर 1857 को होता है। 8 सितंबर 1857 को पाली में होता है युद्ध। कौन से जिले के अंदर होता है युद्ध, पाली में। एक तरफ है क्रांतिकारी, एक तरफ कौन है, क्रांतिकारी, और एक तरफ है, दूसरी तरफ हम कह सकते हैं कि इस युद्ध के अंदर जो है वो है अंग्रेजी व जोधपुर राज्य की सेना। अंग्रेज व जोधपुर राज्य की सेना। अब इन क्रांतिकारियों का जो नेतृत्व कर रहा है वो नेतृत्व कर रहा है कुशाल सिंह, कुशाल सिंह। और इनका जो नेतृत्व कर रहा है अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहा है इस युद्ध के अंदर हीथकोट कुशल राज सिंह भी। एक है हीथकोट अंग्रेज अधिकारी है, एक है कुशल राज सिंह भी, और एक व्यक्ति का नाम है, कुछ किताबों में अनार सिंह मिलता है, कुछ किताबों में ओनार्ड सिंह मिलता है, ओनार्ड सिंह। इनके बीच में युद्ध होता है भाई, आमने सामने होते हैं। और इस युद्ध के अंदर ये ओनार्ड सिंह बोल दो या अनार सिंह बोल दो, ये अनार सिंह या ओनार्ड सिंह मारा जाता है, ये ओनार्ड सिंह मारा जाता है। और ये युद्ध कौन जीत जाते हैं, क्रांतिकारी इस युद्ध को जीत जाते हैं। अंग्रेज और जोधपुर की राजकीय सेना इस युद्ध को हार जाती है, इस युद्ध को हार जाती है। तो एक ये बात हमें इसमें ध्यान रखनी है। अगली जो बात, अगला जो युद्ध होता है उस युद्ध का नाम है चेलावास का युद्ध। दूसरा युद्ध कौन सा होता है, चेलावास का युद्ध होता है भाई। ये चेलावास का युद्ध कब होता है, तो लिख दीजिए, चेलावास का युद्ध होता है 18 सितंबर 1857 को। कब होता है, 18 सितंबर 1857 को। इस युद्ध को काले गोरों का युद्ध भी कहा जाता है, काले गोरों का युद्ध। इस युद्ध में भी क्या होता है, जो पहले युद्ध में हुआ वही इसी युद्ध में हुआ। इसमें भी एक तरफ कौन है, इसमें एक तरफ क्रांतिकारी है, एक तरफ कौन है, क्रांतिकारी है, और दूसरी तरफ जो सेना है वो दूसरी तरफ सेना है, हम कह सकते हैं कि अंग्रेज और मेवाड़ राज्य की संयुक्त सेना। मेवाड़ नहीं, मारवाड़, अंग्रेज व मारवाड़ राज्य की संयुक्त सेना। काम वही होता है जो पहले हुआ था, ये सेना हार जाती है, क्रांतिकारी इस युद्ध को जीत जाते हैं। क्रांतिकारियों का नेतृत्व कौन करता है इस युद्ध में, तो क्रांतिकारियों का नेतृत्व इस युद्ध में कुशाल सिंह करता है। क्रांतिकारियों का नेतृत्व कौन करता है, कुशाल सिंह। और अंग्रेजों का इस युद्ध में जो नेतृत्व करता है वो है पैट्रिक लॉरेंस और मैक मॉसन। पैट्रिक लॉरेंस व मैक मॉसन। कहते हैं कि इस युद्ध के अंदर मैक मॉसन लड़ता हुआ मारा जाता है। कौन मारा जाता है, मैक मॉसन मारा जाता है। और आवा के किले के ऊपर इस मैक मॉसन का सिर काट करके टांग देते हैं, जिसके बारे में एक कहावत भी प्रचलित है कि ढोल बाजे चंग बाजे और बाजे बांकियो। मैक मॉसन का सिर काट कहां पे टांकियो भाई, आवा के किले माथे टांकियो। इस प्रकार की एक
कहावत भी प्रचलित है, अपनी किताबों के अंदर भी देखने को ये मिल जाती है। इस प्रकार अंग्रेज दोनों युद्ध हार जाते हैं आहुआ के ठाकुर से, लेकिन कालांतर के अंदर अंग्रेजों की एक बड़ी सेना आहुआ के किले पर क्या करती है, आक्रमण करती है। और इस आक्रमण के दौरान खुशहाल सिंह के पास न तो ज्यादा क्रांतिकारी थे, लड़ने वाले थे, और न ही ज्यादा इनके पास लड़ने के लिए हथियार अस्त्र शस्त्र थे, जिसके कारण खुशहाल सिंह अंग्रेजों के आने से पहले ही आहुआ का किला क्या कर देते हैं, खाली कर देते हैं, और अंग्रेजों का आहुआ के किले के ऊपर क्या हो जाता है, अधिकार हो जाता है। इस आहुआ के किले के अंदर एक माता की मूर्ति थी, जिसे हम कौन सी माता के नाम से जानते हैं, सुगाली माता। सुगाली माता को 1857 की क्रांति की देवी के रूप में पूजा जाता है। अंग्रेज जब आते हैं यहाँ पर, तो अंग्रेज उस सुगाली माता की मूर्ति यहां से ले जाते हैं, अजमेर ले जाते हैं। वर्तमान में पाली का एक कोई बागड़ संग्रहालय, उसके अंदर उस मूर्ति को रखा हुआ है। जब मैंने आपको माता पढ़ाई थी, लोक देवियां पढ़ाई थी, तब इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था, इसलिए इसके बारे में अब मैं नहीं लिखवा रहा आपको। आगे अपने बात करेंगे। अगली जो क्रांति है वो है कोटा राज्य में क्रांति या कोटा में क्रांति। कोटा में क्रांति, कोटा में क्रांति। इस क्लास का जो अपना उद्देश्य है वो मुख्य रूप से बीएसटीसी के अनुसार इस क्लास को अपने पढ़ रहे हैं। हालांकि दूसरे भी लगा सकते हैं इस क्लास को, लेकिन मुख्य जो इस क्लास का उद्देश्य है वो बीएसटीसी के लिए। तो कोटा के अंदर क्रांति की अपने बात करें, 15 अक्टूबर 1857 को यहां पर क्रांति होती है। 15 अक्टूबर 1857 को यहां पे क्या होती है, क्रांति होती है। नेतृत्व कौन करते हैं यहां पर क्रांति का, तो लिख दीजिए नेतृत्वकर्ता में जो नाम आएगा, पहला नाम हम इसमें नोट करेंगे, जयदयाल भटनागर। पहला नाम कौन सा है, जयदयाल भटनागर। और दूसरा नाम लिख दीजिए इसके अंदर, दूसरा नाम आएगा मेहराब खां का, मेहराब खां। इन दो व्यक्तियों के नेतृत्व के अंदर मुख्य रूप से कोटा राज्य की क्रांति होती है। इस समय जो यहाँ का राजा था, उस राजा का नाम था राम सिंह सेकंड। शासक कौन था यहाँ का, तो शासक का नाम लिख दीजिएगा राम सिंह सेकंड। राजा का नाम राम सिंह सेकंड था, कोटा का ये राजा था। और इस क्रांति के अंदर जो सैनिक टुकड़ियां भाग लेती है, सैनिक टुकड़ियां, उन सैनिक टुकड़ियों का हमें नाम मिलता है। एक का नाम मिलता है नारायणी पलटन, और दूसरी का नाम मिलता है भवानी पलटन। दूसरी का नाम क्या मिलता है, भवानी पलटन नाम मिलता है भाई। यहां का जो पॉलिटिकल एजेंट था उसका नाम था बर्टन। पॉलिटिकल एजेंट कौन था यहाँ का, पॉलिटिकल एजेंट का नाम था मेजर बर्टन। ये बर्टन आदमी ठीक नहीं था, क्रूर आदमी था। ये कभी कहीं जाता कभी कहीं जाता क्रांति का दमन करने के लिए। ये बात जयदयाल और मेहराब खां को अच्छी नहीं लगी। एक दिन ये मेजर बर्टन यहां से गया हुआ था, और पीछे से जयदयाल और मेहराब खां के नेतृत्व में कोटा में क्या होगी, क्रांति होगी। जब यहां पर क्रांति हुई तो उस क्रांति के अंदर क्या है, जैसे ही बर्टन यहां से गया, पूरे कोटा के ऊपर किसने अधिकार कर लिया, इन क्रांतिकारियों ने क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। अब जब मेजर बर्टन वापिस आया तो इनके बीच में समझौता भी हो गया, लेकिन मेजर बर्टन ने यह कहा कि जिन लोगों ने क्रांति की है, मैं उन लोगों को क्या दूंगा, मृत्यु दंड की सजा दूंगा। जब ये बात क्रांतिकारियों को पता चली तो क्रांतिकारियों ने इस मेजर बर्टन का और 4-5 और लोगों का सर काट दिया, दर से अलग कर दिया, हत्या कर दी, और इस मेजर बर्टन का सिर लेकर के पूरे कोटा के अंदर रैली निकाली और लंबी क्रांति चली। सबसे ज्यादा लंबी और व्यवस्थित क्रांति कहां पर हुई, कोटा के अंदर हुई।
ठीक है, अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि राजस्थान के अंदर सबसे लंबी और व्यवस्थित क्रांति कहां हुई, तो कोटा में। तो यहां पर जो मैंने बात बताई है उसमें ज्यादा कोई लिखने की बात नहीं है, फिर भी मैं एक बात यहां पर लिखवा दूंगा। बर्टन का सिर काटकर कोटा की गलियों में घुमाया गया। बर्टन का सिर काटकर कोटा की गलियों में घुमाया गया। राजस्थान में सबसे लंबी व व्यवस्थित क्रांति कौन से राज्य में हुई, तो कोटा राज्य में हुई। कौन से राज्य में हुई, कोटा राज्य के अंदर हुई। ये बातें इसके अंदर सबसे ज्यादा हमें ध्यान में रखनी है। कहते हैं कि 6 महीनों तक, कितने महीनों तक, 6 महीनों तक कोटा के ऊपर क्रांतिकारियों का अधिकार था। कितने महीने तक, 6 महीने तक। तो लिख सकते हो आप, इसके अंदर लिख दीजिए, लिखिए 6 महीने तक या 6 माह तक कोटा राज्य पर क्रांतिकारियों का अधिकार रहा। इसके बाद में इस कोटा को क्रांतिकारियों से आजाद करवाया गया। क्रांतिकारियों को किसने आजाद करवाया, उसके बारे में भी हम एक बात नोट करने वाले हैं। तो लिख दीजिए 30 मार्च 1958 को रॉबर्टसन नाम का एक अंग्रेज अधिकारी था। रॉबर्टसन ने करौली शासक का नाम मिलता है मदन पाल। करौली शासक मदन पाल की सहायता से कोटा को क्रांतिकारियों से आजाद करवाया। तो ये क्रांति रही अपने कोटा के अंदर। अगली जो क्रांति हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं धौलपुर के अंदर क्रांति, धौलपुर राज्य की क्रांति। उन्नीस बोल दिया क्या, लिखा नहीं क्या, तो लिख भी दिया ना। तो ये 1958 नहीं होगा, ये 1858 होगा। भी थोड़ा सही कर लीजिएगा, वापस से चेक कर लो। 1958 नहीं है, 1858 है, चेक कर लीजिए। उन्नीस सौ अठावन के अपने ज्यादा बोलते हैं ना, इसलिए 1958 दिमाग में रहता है, अपने आप आते हैं। चलो, कोटा की बात होगी, नोट कर लिया होगा कोटा वाला। अब कोटा के बाद में जो अगली क्रांति की बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं धौलपुर में क्रांति। धौलपुर में क्रांति, तो लिखो भाई धौलपुर में क्रांति। धौलपुर के अंदर क्रांति की शुरुआत होती है 12 अक्टूबर 1857 को। 12 अक्टूबर 1857 को धौलपुर राज्य के अंदर क्रांति की शुरुआत हुई। यहां का जो राजा था, शासक था,
शासक का नाम था भगवंत सिंह। और यहां पर जो क्रांति के नेतृत्वकर्ता थे, क्रांति के नेतृत्वकर्ता की अपने बात करें तो क्रांति के नेतृत्वकर्ता में आप नाम नोट कर दीजिए, गुर्जर देवा। सबसे पहला नाम आता है गुर्जर देवा। दूसरा नाम इसके अंदर जो हमें नोट करना है वो नोट करना है राव रामचंद्र, राव रामचंद्र और हीरालाल, हीरालाल। अब देखो यहां क्रांति का क्या माहौल रहा। एक तो बात जो हमें ये मिलती है कि गुर्जर देवा जो यहां का रहने वाला व्यक्ति था, उस गुर्जर देवा के नेतृत्व के अंदर 3000 लोगों ने गुर्जर देवा का सहयोग किया। और जो धौलपुर राज्य का खजाना था, उस धौलपुर राज्य के खजाने को गुर्जर देवा ने 3000 क्रांतिकारियों के सहयोग से लूट लिया। एक बात तो मिलती है ये। दूसरी बात ये मिलती है कि धौलपुर राज्य के अंदर जो क्रांति की शुरुआत की थी, वो क्रांति की शुरुआत ग्वालियर के क्रांतिकारियों ने की थी। मध्य प्रदेश के आसपास जो ग्वालियर रियासत थी, वहां के क्रांतिकारी धौलपुर के अंदर आए थे और धौलपुर के अंदर क्रांति को बढ़ावा दिया था। और जब धौलपुर राज्य के अंदर क्रांति हो गई, पूरे धौलपुर के ऊपर क्रांतिकारियों का नियंत्रण हो गया, तो पंजाब के राजा के सहयोग से पंजाब से सेना आती है और धौलपुर को क्या करवाया जाता है, आजाद करवाया जाता है। तो इस संदर्भ में कहा जाता है कि राजस्थान की धौलपुर एकमात्र ऐसी रियासत थी जहां क्रांति करने वाले भी बाहर से आए थे और क्रांति का दमन करने वाले भी राजस्थान के बाहर से आए थे। तो एक बात मैं इसमें लिखा देता हूं जो हमसे पूछी जा सकती है, वो लिख दीजिए आप यहां पर, लिखिए ग्वालियर के 5000 क्रांतिकारियों ने धौलपुर में क्रांति की, जिसे सिख रेजिमेंट के सहयोग से समाप्त किया गया। एक बात इसमें अपने और नोट कर लेंगे, वो ये नोट कर लेंगे कि धौलपुर राजस्थान की एकमात्र ऐसी रियासत है, धौलपुर राजस्थान की एकमात्र ऐसी रियासत है जहां पर क्रांति करने वाले, धौलपुर राजस्थान की एकमात्र ऐसी रियासत है जहां पर क्रांति करने वाले तथा क्रांति का दमन करने वाले दोनों बाहरी थे, राजस्थान के नहीं थे। ये बस इतनी बात इसके अंदर हम याद रख सकते हैं। अब कुछ और रियासतें राजस्थान के अंदर, उनकी क्या भूमिका रही, उनके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे। जैसे अपनी रियासत थी उस टाइम बीकानेर, 1857 की क्रांति के टाइम हमारी रियासत कौन सी होती थी, बीकानेर। और बीकानेर का इस टाइम जो राजा था उसका नाम था सरदार सिंह। बीकानेर के राजा का नाम क्या था, सरदार सिंह। सरदार सिंह और बीकानेर राजस्थान की एकमात्र ऐसी रियासत थी जिसने राजस्थान से बाहर जाकर क्रांति का दमन करने में अंग्रेजों का सहयोग किया। किसका सहयोग किया, अंग्रेजों का सहयोग किया। तो लिख दीजिए बीकानेर रियासत।
बीकानेर में वैसे कोई क्रांति नहीं हुई, पर इनकी भूमिका क्या रही उसके बारे में नोट कर लेते हैं। यहां के शासक सरदार सिंह ने राजपुताना से बाहर जाकर क्रांति का दमन करने में अंग्रेजों का सहयोग किया, अंग्रेजों का सहयोग किया। तो अंग्रेज खुश हुए इस बात से भी, आप तो राजस्थान से बाहर जाके भी हम लोगों का सहयोग कर रहे हो। तो अंग्रेजों ने बदले में क्या दिया, अंग्रेजों ने बदले में टिब्बी परगने के 41 गांव इन्हें भेंट किए। तो लिखेंगे अंग्रेजों ने इससे प्रसन्न होकर टिब्बी परगने के, टिब्बी जानते हो ना मानगढ़, टिब्बी परगने के 41 गांव इन्हें भेंट किए। यह बात हो गई बीकानेर की। ऐसी ही बात रही जयपुर की। जयपुर राजस्थान की ऐसी रियासत थी जहां की राजा और प्रजा दोनों ने किसका सहयोग किया, अंग्रेजों का सहयोग किया। 1857 की क्रांति के अंदर जयपुर रियासत की प्रजा और वहां के राजा दोनों ने किसका सहयोग किया भाई, अंग्रेजों का सहयोग किया। तो लिख दीजिए जयपुर रियासत यहां की जनता व राजा ने अंग्रेजों का सहयोग किया। यहां का राजा जो राम सिंह था, उस राम सिंह ने क्या किया, जयपुर की जो राजकीय सेना थी वो अंग्रेजों को सौंप दी भी। किसको सौंप दी, अंग्रेजों को सौंप दी। तो लिखेंगे यहां के शासक राम सिंह ने जयपुर की सेना कर्नल एडन को सौंप दी। तो इससे अंग्रेज खूब राजी हुए, भाई आपने तो अपनी सेना ही हमें दे दी। और बदले में क्या दिया अंग्रेजों ने, अंग्रेजों ने प्रसन्न होकर के जयपुर के राजा को एक तो कोटपुतली की जागीर दे दी और एक सितार ए हिंद की क्या दे दी, राम सिंह को उपाधि दी। तो लिखेंगे अंग्रेजों ने प्रसन्न होकर, अंग्रेजों ने प्रसन्न होकर इन्हें कोटपुतली की जागीर व सितार ए हिंद, सितार ए हिंद की उपाधि प्रदान की, सितार ए हिंद की उपाधि प्रदान की। तो ये बात हमसे पूछी जा सकती है, याद रखेंगे। अगली जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं जैसलमेर रियासत। जैसलमेर रियासत, जैसलमेर रियासत के राजा थे रणजीत सिंह। तो लिखेंगे यहां के शासक रणजीत सिंह ने अंग्रेजों का साथ दिया, अंग्रेजों का साथ दिया। जिसके बदले
अंग्रेजों ने इन्हें 2000 रुपए की खिलत यानी कि राशि उपहार स्वरूप प्रदान की, खिलत प्रदान की, खिलत प्रदान की। एक ये बात थोड़ी सी हम ध्यान में रख लेंगे। अब मैं आपको 2-3 नाम ऐसे व्यक्तियों के बताने वाला हूं जिनसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। भी राजस्थान के उन व्यक्तियों का नाम बताइए जो हम ऐसे कह सकते हैं कि न तो राजा थे, सिर्फ क्रांतिकारी के रूप में थे और भारत को आजाद करवाने के लिए अपने प्राणों का उन्होंने क्या दे दिया, बलिदान दे दिया। तो एक नाम आता है इसके अंदर, एक नाम पहले तो हेडिंग लगाएंगे हम, 1857 की क्रांति के प्रमुख व्यक्तित्व, 1857 की क्रांति के प्रमुख व्यक्तित्व। पहला नाम है इसमें तांत्या टोपे, इसका नाम आता है तांत्या टोपे। इनका जो मूल नाम था, मूल नाम क्या है पता है क्या आपको? रामचंद्र पांडुरंग, रामचंद्र पांडुरंग इनका क्या था, मूल नाम था। नाना साहब के सहयोगी थे पहले, किसके सहयोगी थे? नाना साहब, महाराष्ट्र के थे नाना साहब, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र वाला जो एरिया, नाना साहब के सहयोगी। और जब नाना साहब का राज चला गया तब इन्होंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का क्या किया था, सहयोग किया। वह बाद में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का क्या किया, सहयोग किया। आगे चल करके हमें पता है कि रानी लक्ष्मीबाई भी लड़ते हुए वीरगति को क्या होगी, प्राप्त हो गई। तो उस टाइम तांत्या टोपे ने अपने साथियों के साथ में राजस्थान के जो राजा थे उन राजाओं से सहयोग प्राप्त करने का प्रयास किया। राजस्थान में 3 बार आए तांत्या टोपे, लेकिन बदकिस्मती से इन्हें राजस्थान के राजाओं से कोई विशेष सहयोग प्राप्त नहीं हुआ। अंग्रेज इनका पीछा कर रहे थे। अंग्रेज जब इनका पीछा कर रहे थे तो अंग्रेजों ने पीछा करते 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 इनकी जो सेना थी तांत्या टोपे की, वो सेना धीरे धीरे जवाब देने लगी भी अब हम युद्ध नहीं कर सकते। तो इनका एक साथी था, नरवर के आसपास रहता था, मानसिंह नरूका नाम था। उसने तांत्या टोपे के साथ क्या कर दिया, विश्वासघात कर दिया। तांत्या टोपे मध्य प्रदेश के अंदर एक जंगल पड़ता है, नरवर का जंगल, उस नरवर के जंगल के अंदर छिपे हुए थे और उस बात की सूचना उस मानसिंह नरूका ने किसको दे दी, अंग्रेजों को दे दी। और अंग्रेजों ने तांत्या टोपे को क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया और कुछ दिन बाद में तांत्या टोपे को फांसी दे दी। तो ये बात है तांत्या टोपे के बारे में, जिसमें से मुख्य मुख्य बिंदु है वो मैं आपको नोट करवा देता हूं। बात समझ में तो आ रही होगी आप लोगों के? नहीं आए समझ में तो आगे जो क्लास हो अपनी उसके अंदर अपने डिस्कस कर लेंगे। कोई भी अगर बात समझ में नहीं आई तो लिखेंगे तांत्या टोपे ने राजस्थान में 2 बार, कुछ किताबों में 3 बार भी मिलता है, 2 बार प्रवेश किया। वह राजस्थान के शासकों से मदद मांगी, लेकिन कोई विशेष सहायता नहीं मिली। और एक बात इसमें नोट कर देंगे कि इनके साथी
मान सिंह नरूका के विश्वासघात के कारण इन्हें नरवर के जंगलों से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार कर लिया गया। तो 8 अप्रैल 1859 को तथा 8 अप्रैल 1859 को इन्हें फांसी दे दी गई। 8 अप्रैल 1859 को, ऐसे ध्यान रखना थोड़ा, 8 अप्रैल 1859 को इन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। सजा सुनाई गई। वह 18 अप्रैल 1859 को इन्हें फांसी दी गई। फांसी दी गई। तो ये तारीख थोड़ी याद रख लेंगे। इन्हें फांसी की सजा कब सुनाई गई और फांसी इन्हें कब दी गई। अब जो इसके बाद हमें जो नाम पढ़ना है वो नाम राजस्थान के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। उस व्यक्ति का नाम है अमरचंद बांठिया। व्यक्ति का नाम क्या है? अमरचंद बांठिया। बीकानेर का रहने वाला था अमरचंद बांठिया। और हम ऐसे कह सकते हैं कि ग्वालियर के जो राजा थे जियाजी राव सिंधिया, उनके राज घराने का कोषाध्यक्ष था। पैसे का सारा जो सिस्टम था वो किनके पास था? अमरचंद बांठिया के पास में था। जियाजी राव सिंधिया का जो झुकाव था वो हम ऐसे कह सकते अंग्रेजों की तरफ था। और उसी टाइम झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से युद्ध लड़ रही थी और उन्हें आर्थिक सहायता की क्या थी? पैसों की क्या थी? आवश्यकता थी। इसलिए अमरचंद बांठिया ने क्या किया? अपनी सारी जो संपत्ति है वो तांत्या टोपे और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को दान कर दी, जिसके कारण अंग्रेज नाराज हो गए और अमरचंद बांठिया को फांसी दे दी गई। इन्हें राजस्थान का प्रथम 1857 की क्रांति का क्या माना जाता है? प्रथम शहीद माना जाता है। राजस्थान का इसे मंगल पांडे कहा जाता है। तो ये बातें हमें थोड़ी सी नोट करनी है। तो एक तो लिख दीजिए इनके उपनाम। उपनाम है 1857 की क्रांति के राजस्थान के प्रथम शहीद। राजस्थान के प्रथम शहीद। एक तो ये नाम है। दूसरा नाम है, इन्हें कहते हैं राजस्थान का मंगल पांडे। राजस्थान का मंगल पांडे, क्योंकि 1857 की क्रांति का पहला शहीद कौन था भारत में? मंगल पांडे। तो राजस्थान का मंगल पांडे। 1857 की क्रांति का भामाशाह कहा जाता है इसे। 1857 की क्रांति का भामाशाह है। देखो भामाशाह कौन था? महाराणा प्रताप का प्रधानमंत्री था, जिन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप की क्या की थी? मदद की थी। वैसे ही 1857 के अंदर अपनी संपत्ति का दान क्रांति के लिए किसने किया था? अमरचंद बांठिया ने किया था। इनके बारे में 2-3 बातें और नोट करनी है, वो नोट कर देंगे, हम लिखेंगे। यह बीकानेर के निवासी थे। यह बीकानेर के निवासी थे तथा ग्वालियर राजघराने के
ग्वालियर राजघराने के कोषाध्यक्ष थे। ग्वालियर राजघराने के क्या थे? कोषाध्यक्ष थे। ग्वालियर राजघराने के कोषाध्यक्ष थे। बीकानेर के निवासी थे, ग्वालियर राजघराने के कोषाध्यक्ष थे। इन्होंने क्रांति के दौरान लक्ष्मीबाई व तांत्या टोपे की आर्थिक सहायता की। जिस कारण इन्हें फांसी दी गई तथा इनके बेटे को, इनका जो बेटा था लगभग 8-1 साल का, उन्हें तोप के मुंह के ऊपर बांध करके गोले से उड़ा दिया गया। इनके बेटे को तोप के मुंह पर बांधकर गोले से उड़ा दिया गया। तो ऐसे वीर थे, ऐसे क्रांतिकारी थे अमरचंद बांठिया। बीकानेर के रहने वाले थे भैया। तो ये जो हमने बातें पढ़ी, ये सारी बातें 1857 की क्रांति से संबंधित है, जो हमारे अपने ऐसे कह सकते हैं कि बीएसटीसी के पेपर की दृष्टि से सारी बातें बहुत ज्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आज हम इतना ही करेंगे। इस टॉपिक को हमने पूरा कर लिया है। जब आज अपनी क्लास नहीं लग पाई है, और टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप जो ग्रुप है, उनको चेक करते रहे, और कल की क्लास की आपको जानकारी मिल जाएगी। कल कोचिंग लगेगी या आपकी ऑनलाइन क्लास होगी, उसकी जानकारी आपको आज शाम तक या कल सुबह 7 बजे से पहले अपडेट कर दी जाएगी। धन्यवाद।